सो फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बताता हूं बेटा। इट्स ऑब्वियस और वी आर स्टडीइंग फ्रॉम सिंस आवर चाइल्डहुड कि अगर कोई चीज प्लस में आती थी और निगेटिव में आती थी तो वो एक दूसरे को कैंसिल करती थी। अगर +5 था, -5 के साथ मिलकर के इसको 0 करता था। ये बचपन से करते आ रहे हैं हम, एंड इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, इसमें कुछ है नहीं। वैसे ही जैसे मान लो -5 था, इसमें +3 को हमने जोड़ा तो इसने -2 लिया। अगर +5 था, इसमें से -3 हटाया तो ये +2 लेके आया। तो ये तो प्लस माइनस का खेल है। वही चीज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में होती है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, P+ और E-। यहां पर होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज जैसे मान लो 5 प्रोटॉन है तो इसका मतलब हुआ 5 पॉजिटिव चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन है मतलब 5 निगेटिव चार्ज है। बेटा प्लीज डोंट रेज योर हैंड, अब तो मैं चल रहा हूं ना, तो प्लीज क्यों जबरदस्ती हैंड कर रहे हो रेज। इसलिए मैंने पहले टॉपिक पूछ लिया फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब 5 प्रोटॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, अगर मान लो इस यहां पर 7 प्रोटॉन होता और 3 इलेक्ट्रॉन होता तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 प्रोटॉन को बैलेंस कर पाएगा, लेकिन 4 प्रोटॉन फिर भी खाली रह जाएगा। अगर इस मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में हम देखें, यहां पर हमने -3 लिखा, ऊपर +5 लिखा, तो -3 ने -3 को तो यहां पर कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी भी +5 में से 3 जाएगा तो 2 बचा हुआ है। इसी तरह से यहाँ प्रोटॉन भी होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन उससे रिएक्ट करता है तो वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कन्वर्ट नहीं, एक्चुअली वो न्यूट्रल करता है प्रोटॉन को, लेकिन अभी भी 4 प्रोटॉन बच जाएंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। चलो ये तो खत्म हो गया, एक चीज हमने बता दी ऑलरेडी, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, एसिड्स एंड बेस पे। तो बेटा ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, एसिड्स एंड बेस के अंदर अगर मैं बात करूं, ऑक्साइड्स में 2 टाइप मैंने बताया, इनफैक्ट कल मैंने तीसरा टाइप भी बताया है। तो 2 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, एक तो आपका मेटल ऑक्साइड, एक आपका नॉन मेटल ऑक्साइड, और एक आपका कल मैंने बताया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कल लास्ट में बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कल मैंने इसको तरीका बताया था याद करने का, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स को आप कैसे याद करोगे, जनाब अली सनक पढ़े, ZnVAlSnPb, इतने होते हैं एम्फोटेरिक मेटल। अच्छा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में भी बहुत ज्यादा बात पूछे जाएंगे। एम्फोटेरिक मेटल से बहुत ज्यादा अलग अलग रिएक्शंस बनेंगी, आपको एकाएक अचानक से रिएक्शन में प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चल पाएगा क्यों चेंज हो, क्योंकि वहां पर एम्फोटेरिक मेटल अपनी एक ऑक्साइड बना के आएगा या कुछ भी अपना एलिमेंट बना के आएगा। बताऊंगा आगे चल के जब जैसा जैसा आता जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड की बात हमने की, तो मेटल के अंदर मान लो हमने बात की कि Fe जैसे मेटल होता है, Mg मेटल होता है, सोडियम मेटल होता है, और सारे के सारे जैसे मेटल है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बात की थी एल्यूमिनियम की भी, लेकिन एल्यूमिनियम में स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली बेसिक, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में कभी बेसिक और कभी एसिडिक दोनों शो करेगा, क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर जा सकता है। ये एम्फोटेरिक मेटल के अंदर एल्यूमिनियम को ले जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये Fe Mg यानी, और जो भी जैसे Ag हो गया, Au हो गया, मतलब जो भी मेटल्स हैं। अब मेटेलिक फॉर्मेट अगर ऑक्साइड्स बनाएंगे तो ऑक्साइड बनाने का तरीका आसानी से होगा, आपको चार्ज अकेले बैलेंस करना है। Mg को प्लस प्लस है ऑक्सीजन के ऊपर, वैसे चार्ज आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अगर क्वेश्चन आएगा ऑक्साइड से तो MgO मान लो है, तो MgO के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट्स अ मेटेलिक ऑक्साइड, इट्स मेटेलिक ऑक्साइड, इट्स बेस, ऑलवेज इट्स अ बेस। अच्छा, कोई भी मेटल ऑक्साइड जैसे Na2O बन सकता है, Ag2O बन सकता है, ठीक है, FeO बन सकता है, Fe2O3 बन सकता है, क्योंकि Fe को प्लस प्लस और +3 दोनों चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लस Fe2O3 या FeO दोनों बन सकता है। तो यहां पर क्या हो सकता है, ये सारे के सारे बेसिक फॉर्मेट्स में आएंगे। अच्छा, नॉन मेटल की बात अगर हम करें, तो नॉन मेटल में जो नॉन मेटल से, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन
इज अ मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, अगर वो बॉन्ड बना रहा है तो वो बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड। अब अगर नाइट्रोजन है तो NO2 बन जाएगा, कार्बन है तो CO2 बन जाएगा, मान लो कार्बन रिएक्शन करेगा तो CO2 बन जाएगा, नाइट्रोजन है तो NO2 बन जाएगा या N2O बन जाएगा या NO, कई सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, सारे के सारे एसिडिक कंपाउंड में आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड स्लाइटली एसिडिक होता है या थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती जाएगी। Cl2O जैसे ज्यादा थोड़ा ज्यादा एसिडिक है तो एसिडिक क्वालिटी इनकी बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये तो हो गए नॉन मेटल के ऑक्साइड, आई टोल्ड यू 3-4 टाइम्स इन द क्लास। अच्छा, कल मैंने बोला कि एक एम्फोट्रिक कंपाउंड्स भी होते हैं, एम्फोट्रिक, ये इसलिए मैंने बताया आपको कि इसमें एसिड और बेस दोनों के गुण पाए जाते हैं, कभी ये एसिड की तरह से बिहेव करेगा, कभी बेस की तरह से। मान लो जिंक ऑक्साइड है ZnO, तो ZnO क्या है, इसमें बेटा मेटल के भी गुण है, नॉन मेटल के भी गुण है, इसीलिए इसको एम्फोट्रिक मेटल्स बोलते हैं। अब अगर इसमें नॉन मेटल और मेटल दोनों के गुण है, इसीलिए इसमें क्या कहते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, कभी वो एसिडिक की तरह से बिहेव कर सकता है, कभी वो बेसिक की तरह से बिहेव कर सकता है। अब मान लो Al2O3 है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो ये बेसिक की तरह से भी बिहेव कर सकता है, ज्यादातर करता भी है, कभी कभी एसिडिक की तरह से करता है, तो ये स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली बेसिक और बहुत ही कन्वर्जन के साथ होते हैं, इनमें कुछ फर्क, मतलब दोनों की तरह से बिहेव कर सकते हैं, जैसा मौका मिलेगा इनको, ये एक्सेप्शन से भरी हुई केमिस्ट्री है बेटा। अच्छा, ये भी हो गया आपका मेटल ऑक्साइड। अच्छा, हाइड्राइड की बात कर लेते हैं। हाइड्राइड क्या होते हैं? हाइड्राइड बेटा वो होते हैं जब हाइड्रोजन अपनी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए। माइनस मतलब हाइड्रोजन को हैलोजन फैमिली में भी रखा गया बेटा, हाइड्रोजन फैमिली के अंदर भी हाइड्रोजन को रखा जाता है। ये अगर पीरियडिक टेबल देखो तो वहां आपको पता चलेगा, सारी पीरियडिक टेबल में नहीं लिखा होता है, लेकिन ये आपको बता देता हूं, हाइड्रोजन हैलोजन फैमिली से भी रिश्ता रखता है, उससे भी अपना ये ताल्लुक रखता है, इसीलिए इस पे कभी कभी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट या -1 चार्ज भी आ जाता है। जनरली हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये डोनेट करके हमेशा अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है। लेकिन -1 भी होता है, क्योंकि अब ये हाइड्रोजन जो है प्लस इसके पास 1 है इलेक्ट्रॉन, ये एक ले करके भी अपना 2 बना सकता है। वैसे सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस आपको बता रहा हूं कि इसकी -1 और +1 याद रखो। तो -1 भी हो सकता है। अब -1 होगा तो किसके साथ वो बनाएगा कंपाउंड? ग्रुप 1 के अंदर पाए जाते हैं आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, या तो इनके साथ बना ले, इनके साथ बनाएगा तो LiH, NaH, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आराम से बॉन्ड बनेगा, KH, RBH, ये सब आराम से इसको बोलेंगे लिथियम हाइड्राइड। इट्स अ पार्ट ऑफ जनरल केमिस्ट्री। लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, तो ये सभी क्या है? हाइड्राइड से बेटा जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी मेटल आएगा उसका हम सीधे नाम लेंगे, उसके बाद हाइड्राइड लिख देंगे। तो पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, देयर आर नंबर ऑफ हाइड्राइड्स प्रेजेंट। ओके, अच्छा, अगर यही हाइड्राइड सेकंड एलिमेंट के साथ, सेकंड अगर आप सेकंड कॉलम देखोगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, इन सब में भी हाइड्राइड्स बन सकते हैं। अच्छा, ये हाइड्राइड्स बनाएंगे तो बेटा इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो BeH नहीं बनेगा। BeH, क्योंकि मैंने आपको एक ऑलरेडी चार्ज का क्लास पाई का मैं एक बैच ले रहा था, वहां पर मैंने चार्ज का एक लेक्चर लिया था 1.5 घंटे का, मैंने आपके ग्रुप पे वो भी भिजवाया था, और मैंने DPP भिजवाई थी कि इस DPP को चार्ज वाली हेडाउन पे भी भेज देना। शायद आई है या नहीं मुझे नहीं पता, अगर नहीं आई तो मैं भेज दूंगा आज। तो अभी आज मैं भिजवा दूंगा। तो जैसे अब चार्ज है तो बेटा -1 चार्ज है और इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो दोनों ही एलिमेंट्स को अपने चार्ज को बैलेंस करके ओवरऑल चार्ज को 0 करके कंपाउंड बनाना होता है। हमेशा जब भी बनाना होता है चार्ज को 0 करके कंपाउंड बनाना होता है, ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज 0 होगा। अच्छा, बेरिलियम और हाइड्राइड से बना हुआ चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? BeH2, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 एलिमेंट आ जाएंगे और बेरिलियम के पास 1 आ जाएंगे। अच्छा, अगर आपको मैं लिखना बता दूं चार्ज के तरीके से, तो बहुत आसान होता है बेटा लिखना, आपको कुछ करना नहीं है,
बीई के लिए बी का चार्ज +2 है, एच का चार्ज -1 है, आपको 2 का चार्ज यहां लिखना है और एच का चार्ज यहां लिखना है। ये तभी होगा जब निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज दोनों होंगे उसके अंदर। आपको करना कुछ नहीं है, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, हमेशा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर आयनिक कंपाउंड यानी कि प्लस माइनस से मिला हुआ कंपाउंड बन रहा है तो आप उसका हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की कोशिश करो, ये आराम से BeH2 बनकर आएगा। अगर मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ पर +2 होता है, यहाँ पर -2 होता है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ पर +2 -2, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो Mg2O2 ये बन के आएगा। लेकिन आपको पता है कि दोनों में कंपाउंड हो तो इसको हम दोनों में अगर सिमिलर कोएफिशिएंट हो उसको आप कॉमन ले सकते हो, तो ये MgO बन करके आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो H2SO4 है, H प्लस के ऊपर 1 चार्ज है और SO4 के ऊपर 2 चार्ज है, माइनस माइनस, इसका चार्ज 2 यहां लिखेंगे, H का चार्ज 1 यहां लिखेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से हम बना ले जाएंगे H2SO4। यही होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। बनता ऐसे ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अगर कोई चार्ज से रिलेटेड कंपाउंड आप बना रहे हो तो हमेशा बनाते वक्त ध्यान रखना कि उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करते हैं, उसके चार्ज लिख करके नीचे उसको बैलेंस लिखते हैं और ऊपर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका चार्ज वेल इसका। बेटा who is Sharma and just want to allow for the participant, तो चार्ज मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो चार्ज के अलावा कोई और, चलो चार्ज के एक आध और बता देता हूँ। हाइड्रोजन है, मान लो PO4 है, तो PO4 के ऊपर -3 चार्ज होता है बेटा, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज। आपको करना कुछ नहीं, हाइड्रोजन का ऐसे लिखना है 1, PO4 का लिखना है 3 और आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ये बन जाएगा। अच्छा, तो H3PO4 बन गया। ये तो बनाने का तरीका होता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक रिकॉर्डिंग सेंड किया, अगर नहीं आता तो एक बार उसमें देख लेना, बाकी मैं थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो ये हो गया आपका बनाने का तरीका। तो हाइड्राइड्स कैसे बनाएंगे आपको पता चल गया। तो हाइड्राइड भी होते हैं, ऑक्साइड्स भी होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये वाला भी आपका हो गया, ये वाला भी आपका हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं अभी डीपीपी से आपके क्वेश्चन एक तो करवा दे रहा हूं जो मैंने न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, तो उससे आपका डेंसिटी का न्यूमेरिकल शायद क्लियर हो जाए। मैं आपको डीपीपी खोलना जो मैं बोलूंगा, डेंसिटी वाली डीपीपी एक बार खोलिएगा, मैं बताता हूँ, रुको एक मिनट। सबसे लास्ट में जो डीपीपी आई है उसमें इसमें भी डेंसिटी का क्वेश्चन है। डेंसिटी का क्वेश्चन मैंने बहुत सारा दिया था, वेट करो एक मिनट, मैं देखता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके डीपीपी में, जिसमें जो रेड पेन से डीपीपी है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको लिखाया गया मास ऑफ ए सब्सटेंस इज 4 ग्राम, वॉल्यूम इज 9 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द डेंसिटी। इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन, आपको कुछ करने की बात नहीं है। मास आपका क्या है, मास आपका दिया हुआ है ऑलरेडी 4 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 डीपीपी में आपके है रेड पेन वाली में जो आपके ग्रुप पे आई है, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है मास ऑफ सब्सटेंस इज 4 ग्राम एंड वॉल्यूम इज 9 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, आपको मैं बता दूं, कभी भी कंफ्यूजन होती है तो केवल यूनिट्स में होती है, डेंसिटी की यूनिट्स में होती है। अगर यूनिट्स डायरेक्टली लिखी गई हैं तो इट्स अ वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर यूनिट में कोई कंफ्यूजन है तो आपको परेशानी हो ही जानी है, तो इसलिए हमेशा यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना। अब अगर मान लो आपने यहां पर ऑप्शंस में देखिए सारी की सारी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, तो आपने आसानी से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसको लिखा 4/9। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है
मास पर वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम 4/9 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन ट्विस्ट तब होता है जब आपसे पूछता कि मैं आपसे अगर यहां पर लिखता अंदर और इसको बोलता केजी पर मीटर क्यूब, तब यहां पर क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता। अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला वहां पे लिखा होता और ऑप्शन में आपकी अगर कोई और चीजें होती और आपसे मैं पूछा होता कि केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी बताओ, या डायरेक्टली पूछ लेता कि व्हाट विल बी द डेंसिटी इन केजी पर मीटर, केजी पर सॉरी केजी पर सेंटीमीटर क्यूब मान ले पूछता, या मीटर क्यूब भी पूछ लेता, तो सबसे पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल दे। चलो पहले केजी पर सेंटीमीटर क्यूब निकाल लो। अगर मैं मास यहां पर बेटा मास क्या है, सॉरी मास है बेटा यहां पर 4 ग्राम, ठीक है, और यहां पर वॉल्यूम है 9 सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब मैं यहां पर अगर आपसे पूछूं कि डेंसिटी इन केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आराम से आप क्या करोगे, सबसे पहले ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे। सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एज इट इज सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, आप डिवाइड करते ही सेंटीमीटर क्यूब नीचे आ जाएगा। तो आपको केवल ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 बाई 1000 केजी। इट्स ऑब्वियस टू थिंक अबाउट। अच्छा, अब आपको करना कुछ नहीं है, सीधे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी, यहां से आप देख सकते हो। तो कितने ग्राम टोटल है, 4 ग्राम, तो 4 ग्राम इज इक्वल टू 4/1000 केजी। इट्स, अब हमको क्वेश्चन में ये वाला लेके चलना है बिकॉज हमको केजी में, अब मास हमारा क्या आ गया है, अब मास हम अगर कैलकुलेट करें तो मास की वैल्यू हमारे आ गई है 4/1000 केजी, ऑलरेडी आ गई है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप डेंसिटी पूछी गई है आराम से डेंसिटी के फॉर्मूले में आप लिखो, डेंसिटी के फॉर्मूले में केजी की में वैल्यू रखो 4/1000, ये ऑलरेडी ऊपर केजी में आएगा, अपान वॉल्यूम, अपान लिखना बगल में अपान लिख सकते हो या इसके नीचे लिख सकते हो, या लिख सकते हो 4/1000 होल डिवाइड क्या है नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। आपको पता है कि क्रॉस अपोजिट मल्टीप्लाई है, इसको आप क्या करोगे जब ऐसे कभी कैलकुलेशन करनी हो, आपको पहले भी 5th क्लास 4th क्लास में बताया गया होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, बस केवल ऊपर से मल्टीप्लाई होता है तो उल्टा हो जाता है, तो आप इसको बस 4/1000 इंटू 1/9 कर दो, आराम से आ जाएगा आंसर आपका। अच्छा, बहुत बच्चे क्या करते हैं 4/1000 कर देते हैं, तो इसको सीधे डिवाइड किया तो 9 को यहां पे लिख दिया। बेटा ये कई बार कंफ्यूजन होती है, जब जब 9 भी डिवाइड में आता है ना, 9 भी डिवाइड में मान लो 9/2 भी हो जाता है यहाँ पर, तब फिर कंफ्यूजन आता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर करना पड़ता है। तो इसलिए आप इसको ऐसे करना सीख जाओ तो इट विल बी बेटर। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4/9000, 9000 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अगर आपको मास तो दे दिया गया है, आपको मास, बेटा प्लीज प्लीज डोंट डू एनीथिंग, मास दे दिया गया है, who is Suresh Verma in your class यार, just want to control my remote, what is this यार। so mass is equal to 4 ग्राम ऑलरेडी गिवन है, अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है, बेटा who is Suresh Verma, पता नहीं सर, सर हमारी क्लास में नहीं है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। सो बेटा देयर इज नथिंग, अगर आप चाहो तो, अरे यार सुरेश वर्मा, अगर आप चाहो तो कुछ करना नहीं है। अब जैसे मान लो आपको मैंने ग्राम में मास दे दिया है, बेटा लीटर में आपको क्वेश्चन आ सकता है और मे बी कोई क्वेश्चन आएगा भी आपके एग्जाम में, तो प्लीज डेंसिटी पे जरूर फोकस रहना सारे क्वेश्चन करने के लिए। बेटा ही इज कंटिन्यूअसली डूइंग लाइक दिस यार।
या बेटा मास की वैल्यू अगर आपको गिवन है कि 4 केजी है और वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है आपको मान लो 9 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपको क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में अगर आपको कुछ नहीं दिया है, अगर आपको कोई यूनिट ऑप्शन में दिया तो आपको डायरेक्टली 4/9 करके बता देना कि ये डेंसिटी होगी। और अगर मान लो आपको ऑप्शन में यूनिट्स दी हुई है, कभी कभी ऑप्शन में यूनिट्स नहीं दी होती है उसके बाद भी आंसर डिफरेंट आते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत यूनिट आसपास में चेंज करके देखनी है। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको एज इट इज लिखना है और ऑप्शन से मैच करेगा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन ज्यादातर में क्या होता है कि यूनिट्स चेंज होकर के दी होती है। अब मान लो यही केजी पर मीटर क्यूब में होता है बेटा, तो सबसे पहले आप 9 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलो और 4 केजी और 4 ग्राम को आप केजी में बदलो। तो मैंने ऑलरेडी बताया है 4 ग्राम को केजी में बदलना था, 4/1000 केजी आ जाएगा। ठीक है, 4 ग्राम इक्वल टू, और इसी को हम कर देंगे अब मास। अच्छा, वॉल्यूम आपका 9 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 9 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ऐसे लिखा गया होगा। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ओके, करना कुछ नहीं है, सेंटीमीटर की जगह मीटर रखते जाना है। अब अगर मीटर रखोगे तो 9 इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, तो ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 10⁻6 मीटर, 9 इंटू 10⁻6। या तो अगर चाहो तो अच्छा ओके चलो मैं नहीं आपको बता दूंगा, 9 डिवाइड बाई 10⁻6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अच्छा, किसी को अगर आप इसको लिखना है दूसरी तरीके से तो इसको लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, क्योंकि ये जो 10 प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, क्योंकि पावर अगर ऊपर जाती है तो नेगेटिव में हो जाती है। इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम इक्वल टू 9 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, और इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻3 केजी, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। अब करना कुछ नहीं है बेटा, आराम से आपको डेंसिटी दी है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करना है। मास की वैल्यू 4 गिवन है, वॉल्यूम की वैल्यू 9 गिवन है, इंटू 10⁻3 ऊपर करना है और नीचे 10⁻6 करना है। करना कुछ नहीं है, 10 को जब इसको ले जाओगे इसमें तो ये सब तो पावर आपको आती होगी, पावर एडिशन सब्सट्रैक्शन, नीचे से ऊपर जाता है तो पॉजिटिव बन जाता है, और यहाँ पर बनेगा तो क्या हो जाएगा 4/9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+6 क्योंकि नीचे से हो जाएगा प्लस बन जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन में पावर्स एडिशन होता है, तो 4/9 इंटू 10⁻³ + 6, करना कुछ नहीं है 4/9। अब स्मार्ट वे में इसको करना सीख जाओ, जल्दी से जल्दी इसको आंसर आना चाहिए। अब ये नहीं कि आप बार बार 3 + 6 3 - 6 करते रहो। मैं बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये ना कहने को कि मैंने कभी उसको डिस्कस नहीं किया। तो 4/9 10⁻³ इसका आंसर आएगा। आप इसको लिखो 4000 डिवाइड बाई 9। अगर और कैलकुलेशन करना हो तो 494 ऐसे कर सकते हो कैलकुलेशन, जो भी आएगा 444 शायद आएगा पॉइंट समथिंग, जो भी आएगा कर सकते हो। ठीक है, तो 444 समथिंग आएगा इसका केजी पर मीटर क्यूब में। तो आप आराम से आई होप निकाल लोगे डेंसिटी। अच्छा, एक चीज और बताई है, अगर मान लो मैंने 2 लिक्विड्स दे दिए, वॉल्यूम 1 है, प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मे बी आपके बुक में क्वेश्चन हो, मे बी आपके यहाँ क्वेश्चन आ भी जाए। जैसे मैंने ब्रोमीन का एग्जांपल बताया था, उसमें भी वेपर नीचे थी और एयर ऊपर था। तो नीचे ऊपर का कंडीशन तब होता है जैसे वाटर में, मान लो वाटर के ऊपर बर्फ केवल तभी तैरती है बेटा क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, डी इसकी d1 और इसकी ये है वाटर। आपने कभी देखा हो वाटर, तो वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होती है, फिर भी बर्फ जो होती है ऊपर तैरती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ डेंसिटी। जो ऊपर बर्फ तैर रही होती है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जो ऊपर जाएगा उसकी डेंसिटी, अब अगर एयर है, कोई नीचे एयर है कोई ऊपर एयर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे वाले एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, ऊपर वाले एयर की डेंसिटी कम होगी। एक ही जार में अगर दो वेपर गिवन है या 2 गैस गिवन है, एक गैस नीचे है यानी कि हीलियम नीचे है और आर्गन मान लो ऊपर है, तो इट्स ऑब्वियस, या वैसे तो आर्गन नीचे होगी हीलियम ऊपर होगी, एटॉमिक वेट अगर देखोगे तो डिफरेंट आएगा। तो अगर मान लो एक कंटेनर गिवन है, ऊपर से नीचे प्रिंटर में जाओगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन आपको मिलेंगी, नीचे वाले का वेट ज्यादा होता है। वेट से डेंसिटी केवल डिसाइड नहीं होती, इसका वॉल्यूम भी होता है। लेकिन एक बार कहने के लिए बता दे रहा हूँ कि अगर नीचे कोई गैस है, कोई नीचे गैस है, मान लो ये आर्गन है और यहाँ पर ऊपर क्या है, नियॉन है, तो फिर नियॉन की डेंसिटी कम है और आर्गन की डेंसिटी ज्यादा है। और एक चीज बता दो, केवल वेट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए केवल पीरियोडिक टेबल को फॉलो मत करना। तो जो नीचे गैस होगी उसकी डेंसिटी कम होगी, ज्यादा होगी, और ऊपर जो गैस होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी।
चाहे वो ब्रोमीन और एयर का एग्जांपल हो, चाहे आपका वेपर का एग्जांपल हो, चाहे कोई सा भी। मैंने आपको पीछे बताया भी हुआ है दो चार चीजें उसके बारे में। ठीक है, एक चीज और है, हाँ, तो यहाँ पे डेंसिटी हो गई। अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, क्वेश्चन मान लो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, बेटा वेट एक मिनट, बेटा क्वेश्चन में लिखा हो लिक्विड 1 मास इज इक्वल टू 2 kg, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। लिक्विड 2 बी मास इज इक्वल टू 1 kg, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। अब आपको लिखा हो कि बोथ आर फिल्ड इन अ कंटेनर, both are filled in a container like this। एक कंटेनर होगा, इसमें गिवन होगा, इस कंटेनर के अंदर, या ग्लास होगा, इसमें गिवन होगा, इतना बड़ा कंटेनर होगा जिसमें 2 लीटर कम से कम आना चाहिए, क्योंकि 1 लीटर ये भी है और 1 लीटर ये भी है। अब इस कंटेनर में अगर दो चीजें गिवन है, एक नीचे है बेटा, एक चीज नीचे है, मतलब एक लिक्विड तो नीचे आ गया, लिखा हुआ है दिस इज लिक्विड 1, दिस इज लिक्विड, और वो एक लिक्विड ऊपर आ गया मान लो। और पूछ लिया गया कि ये वाला यानी कि ब्लैक वाला लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो ऊपर वाला लिक्विड है, जो ब्लैक वाला है, वो लिक्विड ए है या लिक्विड बी है। तो आपको सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट अगर जानना है तो सबसे पहले इसकी आप निकाल लो डेंसिटी। आपको ये नहीं लिखा हुआ डेंसिटी क्या होती है क्या नहीं होती है, ये चीज आपके माइंड में ऑलरेडी होनी चाहिए कि डेंसिटी पर ही नीचे होना ऊपर होना डिपेंड करता है। तो आपको बताया नहीं जाएगा क्वेश्चन में कि which will have the greater density, which will have the lower density। आपको कैलकुलेट खुद से करना पड़ेगा कि डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम होगी। तो अब अगर डेंसिटी में कैलकुलेट करूं तो लिक्विड ए के अंदर जो डेंसिटी होगी, ए के अंदर, ये मास अपॉन वॉल्यूम आएगी। मास अपॉन वॉल्यूम आप करोगे तो मास की वैल्यू है 2 kg, 1 वॉल्यूम हो जाएगा kg पर लीटर, मतलब 2 kg पर लीटर, मतलब 2 kg पर लीटर। डेंसिटी इसकी 2 आ गई। अच्छा, अगली वाली डेंसिटी क्या आएगी, अगली वाली बी की निकालोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम फिर से करोगे, इसका 1/1 करोगे, 1 kg पर लीटर आएगा। 1 kg पर लीटर अगर आ गया तो इसका मतलब मास इसका, इसकी डेंसिटी कम, मतलब डी ए की वैल्यू डी बी से ज्यादा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है डी ए की वैल्यू डी बी ज्यादा है या कम है। बड़े लेवल भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें, फिर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक मिनट वेट करो बेटा। हाँ, अब अगर यहां पर आपको पता चल गया डी ए की वैल्यू डीबी से ज्यादा, तो इस ऑब्वियस की जो लिक्विड नीचे वाला ग्रीन वाला लिक्विड है ये ए होगा, और जो ऊपर वाला लिक्विड है ये बी होगा। उसमें ना आपको डेंसिटी के बारे में बताया जाएगा, ना तो आपको उसमें लिक्विड के बारे में बताया जाएगा, बस आपसे पूछ लिया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा नहीं है क्वेश्चन में कहीं डेंसिटी क्या होती है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो हमें लगता है कि डेंसिटी हो चुकी है, मैंने काफी अंदर तक डेंसिटी बताई हुई है, वॉल्यूम और काफी चीजें उसमें क्लियर करी थी डेंसिटी के बारे में। आपको नहीं आता तो एक बार लेक्चर्स फिर से देखना। अच्छा, डेंसिटी हो गई, न्यूमेरिकल्स भी मैंने करा दिया डेंसिटी पे रिलेटेड जो थे थोड़े बहुत, और डेंसिटी आपकी पॉजिटिव, चलो डेंसिटी आपकी हो गई, ये भी कवर अप हो गया, ये भी कवर अप हो गया पूरा। जनरल केमिस्ट्री मैंने बता दी बेटा, हाइड्राइड्स ऑक्साइड एंड ऑल सारे हो गए। यही जनरल केमिस्ट्री आपकी, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, लेकिन जो भी पीएच वाला एक बार पढ़ लेना, पीएच स्केल वाला, क्योंकि उसमें 7 के ऊपर 7 के नीचे उसमें कई चीजें बताई है मैंने आपको, तो वो कंपाउंड का एक बार रिएक्शन कर लेना, मतलब एक बार रिकॉल कर लेना, रिवाइज कर लेना, तो उसके आपको ठीक है।
तो ये भी हो गया पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का चैनल हो गया। चैनल मैं बता देता हूं एक बार, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है बेटा। अच्छा, किसी ने पूछा था स्प्लिटिंग क्या होती है, तो बेटा जो जो बादल होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो आपने बहुत पहले से ये चीजें पढ़ी हुई हैं कि अगर किसी एबोनाइट की छड़ को या फिर किसी स्केल को अगर आप सिल्क पे रब करते हो, रब करने के दौरान इसकी जो फ्रिक्शंस होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, अब एक दूसरे के साइड मूवमेंट्स और रबिंग की वजह से इसमें चार्ज जनरेट हो जाता है। अगर आप फिर एबोनाइट की छड़ को आप अगर कागज पे लेके जाओ या पेपर पे लेके जाओ तो ये छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। द सेम थिंग इज हेयर आल्सो, जब ये क्रॉस करता है बेटा तो इसमें फ्रिक्शंस होते हैं और एक दूसरे के साथ अपोजिटली चार्ज आते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक दूसरे को अगर टक्कर देते हैं और क्रॉसिंग के दौरान इसमें अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, एक पे पॉजिटिवली चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज वाला अगर मैं कोई भी एग्जांपल लूं तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, अच्छा मैंने आपको शायद एक एग्जांपल नेगेटिव चार्ज वाला नहीं बताया जहां पर नेगेटिव चार्ज भी होता है बेटा। जब ये बादल होगा, अगर बादल के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, मैंने आपको पॉजिटिव के लिए बताया हुआ प्लाज्मा में, नेगेटिव के लिए कुछ करना नहीं है आपको, बस आराम से ये चीज सोचनी है कि बोर मॉडल के अंदर जो बाहर इलेक्ट्रॉन है इसको ये रिपेल करता है, बाहर इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है और इस प्रोटॉन को ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ना तो ये अट्रैक्ट कर पाता ना तो मतलब रिपेल तो कर ले जाता है, लेकिन अट्रैक्ट मतलब पास तक जाता है, इसके इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि एकदम चिपक जाए, स्टिक कर जाए। तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग के द्वारा निकलता है, बस उसमें दो ही चीजें हैं अलग अलग, एक में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के द्वारा निकल जाता था और एक में इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग के द्वारा निकल जाता था। इस वाले में इलेक्ट्रॉन रिपेल करके निकल जाता है, मतलब बादल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, बादल का जो नेगेटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रॉन रिपेल होता है और रिपल्सन फोर्स के रीजन से वो अपने ऑर्बिट्स को छोड़ देता है। इट्स अ रीजन ऑफ बोर्स थ्योरी। मैं बोर्स थ्योरम, उसने शायद बोर्स मॉडल भी पूछा हुआ था, तो मैंने बोर्स थ्योरम भी बतानी है। तो अपना ये प्लाज्मा के अंदर, चलो प्लाज्मा में तो मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ। डेंसिटी हो गया बोर मॉडल, मैं बोर मॉडल में बता दूँ। बोर मॉडल में बेटा कुछ है नहीं, आपको शायद बड़े लेवल पे और अच्छे से पढ़ाया जाएगा अभी 11 12 पे, लेकिन जितना आपको जानना है उतना मैंने बता दिया। होता क्या बेटा कि सेंटर पर होता है पॉजिटिव चार्ज। मनीष विजिट रिक्वेस्टिंग, व्हाट आर यू डूइंग यार। यहाँ पर बेटा होता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज। आई एम जस्ट रिमूविंग, पूरी बदतमीज क्लास है यार, क्या करूंगा मैं, कैसे पढ़ूंगा। बेटा होता क्या है, ऑर्बिटल्स के बाहर जो भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो इस ऑर्बिटल में हो, चाहे इस ऑर्बिटल में हो, चाहे इस ऑर्बिटल में हो। अच्छा, एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, अंदर मान लो कोई ऑर्बिटल है और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं, अंदर बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, अगर इसको प्रॉपर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास जो एनर्जी है, ये हमेशा जितनी एनर्जी होगी उतना ही बाहर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा ये जुड़ा होता है। जैसे इसको एनर्जी मिलती है ये आउटर एनर्जी के स्टेट के ऊपर जाना चाहता है, मतलब जो भी बाहर की तरफ जाओगे उसमें एनर्जी स्टेट और अच्छी होती जाएगी, ठीक है, जो भी बाहर आओगे। होता क्या है कि अपनी एनर्जी स्टोर को छोड़ के दूसरी और एनर्जी मिलेगी और ऊपर जाएगा, और एनर्जी मिलेगी और ऊपर जाएगा। तो ये जैसे जैसे एनर्जी इसको मिलती जाती है अपनी एनर्जी स्टेट से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने लग जाता है, ठीक है। अच्छा, जहां एक समय ऐसा आता है जब इसको प्रॉपर एनर्जी इतनी मिल जाती है कि अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाता है।
Who is Manish Chaturvedi यार? एक वक्त ऐसा आता है जब ये अपने ऑर्बिटल को छोड़ के बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर एनर्जी अगर आ जाती है तो ये अपने ऑर्बिट्स को छोड़ करके आप सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स को छोड़ के बाहर निकल जाता है। वही चीज यहाँ पे, यही है बोर का मॉडल का कॉन्सेप्ट कि जब जैसे जैसे एनर्जी मिलती जाएगी बाहर की तरफ जाता जाएगा। मैंने एक बार बताया हुआ है कि एनर्जी मिलने का क्या कॉन्सेप्ट है। एनर्जी मिलने का ये कॉन्सेप्ट आपको ये है कि जो भी एनर्जी मिल रही हो, चाहे अगर वो गैस कंटेनर को हम कंटेनर में अगर हम नीचे से गर्म कर रहे थे तो इसको थर्मल एनर्जी मिल रही थी, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, मान लो स्पार्क होगा, और कभी जब सनलाइट एंड ऑल के पास, जब बादल के पास की बात होती है, वहां पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर या फिर उस बादल के जो टेम्परेचर होते हैं उसकी वजह से एनर्जी मिल जाती है, और उस एनर्जी की वजह से ये क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, अपने ऑर्बिट्स को छोड़ के चला जाता है, और फिर जो चला जाएगा उसके ऊपर निगेटिवली चार्ज, जो अंदर रह जाएगा उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ बोर मॉडल। ओके, तो ये भी हो गया। अच्छा, बोर मॉडल हो गया। स्टेट ऑफ मैटर ऑलरेडी बताया हुआ है। स्टेट ऑफ मैटर इज लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो एक बार आप पढ़ना, बार बार आप पढ़ते आ रहे हो, बार बार आपने ये चीज पढ़ी है 6th में, 7th में, 8th में। जो चीज आपने नहीं पढ़ी थी वो प्लाज्मा थी। अच्छे से मैंने प्लाज्मा बहुत अच्छे से पढ़ाया। आई थिंक आई वाज टेकिंग लेक्चर, मींस 4 लेक्चर में या 3 लेक्चर में आपका प्लाज्मा खत्म किया है। इट वाज वेरी गुड टू टेल यू कि मैंने आपको बहुत अंदर तक बताया हुआ है, तो आराम से आप करोगे तो हो जाएगा। Who is doing like this यार? बेटा कोई दिक्कत अभी रही? नो सर। क्लास में टाइमिंग ऑफ द पेपर? क्या बेटा? सर जो आपने क्लास 8 का लेक्चर क्वेश्चन सबलाइम क्या है? Sublimation is a direct transfer of solid to gaseous. of plasma Yes बेटा। सर आप डेंसिटी वाला कैलकुलेशन वापस बता दो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना, और बोलो और कोई। ओके सर। क्लास 8 का आपने लेक्चर भेजा सर डाउट सर क्लियर हो गया। जो आपने बताया था कि जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, ज्यादा होती है, तो वो सर आपने सर वो तो बताया ही नहीं सर। यस सर। मूवमेंट इन पोलन ग्रेन। बेटा पोलन ग्रेन मूवमेंट तो बहुत, ये तो पहले ही क्लास में डिस्कस किया था यार, उसमें तो सनलाइट एंड ऑल आती है। सर आपने जो चलो पोलन ग्रेन से क्वेश्चन नहीं आएगा यार, टेंशन मत लो। पोलन ग्रेन से नहीं आएगा, बहुत इजी कन्वर्जन है, एक बार देख लेना इसको। 4 लाइन 5 लाइन का है, उससे में ज्यादा नहीं है। टाइमिंग सर क्या है? आपने जो कन्वर्जन बताया ज्यादा होगी वो ऊपर होगा या ऊपर होगा? बेटा सब डिफरेंट बोल रहे हैं, मैं किसकी सुनूंगा यार? एक बंदा ऑफ प्लाज्मा। आयनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा, दैट्स अरे यार बेटा वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ बोर मॉडल होता है। हर एक क्लास में बता रहा हूं कि बोर मॉडल के रीजन की वजह से, बोर के कॉन्सेप्ट के रीजन की वजह से ही होता है। सर आपने बताया था कि कंटेनर में अगर 2 गैस रखी जाए तो जो नीचे वाली होगी वो मतलब ज्यादा उसकी होगी, तो वो क्यों होती है सर? क्या बेटा? बेटा इट्स ऑब्वियस। मैंने बार बार बोला कि डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो डिप हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा। लिक्विड में भी होता है, गैसियस में भी होता है, सॉलिड में भी होता है। तो जो चीज नीचे रहेगी उसमें वेट ज्यादा होगा, उतने ही वॉल्यूम है ना, तभी तो वो नीचे आएगी। जैसे डेंसिटी वापस समझा दीजिए। Excuse me, sir, can you state it differently? Serum and plasma.
आप इसे रिमूव कर दीजिए सर। Wait. So what is the time of the test? Timing of the test? What is the time? But of that the will be informed And on your from class. 10 o'clock. That's not my part, yeah. 10 What is the o'clock. timing? 10 to 12 But just leave the class, please. सर क्लास 8 का सर चांस भी आएगा क्या टेस्ट में? But just leave the class and one class Sublime. you should please. Sir, then how eyes closed for water? And the meeting. बेटा क्लास को लीव कर देना। और मैं आपको पहले से फिर से बता रहा हूँ, जिसके पास डेंसिटी कम होती है नीचे होता है। आपके पेपर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, तो प्लीज इसको पढ़ लेना। डेंसिटी जिनकी ज्यादा होगी वो नीचे होगा, जिसकी कम होती है वो ऊपर होता है। वाटर में डिप इसलिए वाटर नहीं होता क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि डेंसिटी ही एक सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा। ग्रेविटी भी उसके ऊपर ही उतना फोर्स लगाती है जिसके ऊपर डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा होगी मतलब उतनी ही वॉल्यूम में, अगर डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो डिप कर जाएगा। डेंसिटी का ही कॉन्सेप्ट है हर जगह। अगर आप वाटर के अंदर अगर नाव तैरती है उसके अंदर थोड़ा सा वो शेप का कैलकुलेशन भी होता है, लेकिन फिर भी हर जगह डेंसिटी का पार्ट होता है। हर जगह एक एक चीज है, चाहे वो आपका स्लीपर तैर रहा है पानी में, someone is messaging me यार, मतलब क्या करूं यार मैं। डेंसिटी जिसके अंदर बेटा ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा, डेंसिटी जिसके ऊपर कम होगी वो ऊपर रहेगा। अगर 5-7 लिक्विड है तो हमेशा डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता देता हूं। अब चाहे वो वेपर हो, चाहे वो गैसियस हो, चाहे वो लिक्विड हो, हर कंडीशन में, चाहे वो सॉलिड हो। सॉलिड पार्टिकल्स में तो चलो एक के ऊपर एक रखे होते हैं, लेकिन लिक्विड और गैसियस में खास करके ध्यान देना, लिक्विड दैट इज हैविंग ग्रेटर डेंसिटी will be below to the particle that is having lesser density. Okay, so density is a very important role. अगर आप लिक्विड में आप देखो बर्फ की डेंसिटी कम होती है इसलिए बर्फ उसके ऊपर तैरता है लिक्विड के ऊपर। अगर आपको और भी डीप में जाना है तो आई विल टेक अ क्लास फॉर डेंसिटी, वन मोर क्लास, जस्ट एक्स्ट्रा क्लास। बट आपको मैं बता देता हूं दिस इज बिकॉज ऑफ डेंसिटी, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर डेंसिटी उसके ऊपर कम हो जाती है, वहां पर डेंसिटी के ऊपर अगर, क्योंकि वेट अगर कम होता है तो यहाँ पर जो इसके पास जो पार्ट है, जो भी इसके ऊपर डेंसिटी है लिक्विड के ऊपर, वो इसको अगर इसका वेट कम है तो इसकी डेंसिटी या इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको रोकने में सक्षम हो जाते हैं ऊपर की तरफ, इसलिए ऊपर ये रह जाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, अगर लोहा हो जाएगा तो इसके मॉलिक्यूलर पार्टिकल इसको रोक नहीं पाते हैं, इसीलिए वो नीचे की तरफ डिप कर जाता है। ओके, सो या टेल मी बेटा। सर सर भी तो आज भी आएगा क्या क्लास 8 का? क्या सर आपने जैसे क्लास 8 का लेक्चर भेजा था चार्ज वाले क्या? सर क्लास जी शिपी तो आयरन के होते हैं। सर क्लास 8 का आपने चार्ज का लेक्चर भेजा था, सर वो भी आएगा? नहीं वो नहीं आएगा, टेंशन मत लो। So I want to ask one question. यस सर जी आयरन की भी तो The question is if an atom gives 3 electrons, बेटा सिप्स का वो सिप्स के वो शेप की, मैंने बताया आपको सिप में शेप की वजह से होता है। शेप का भी एक रीजन है, वो फिजिक्स वाले सर बताएंगे शेप क्यों। सर आपने जैसे कन्वर्जन डेंसिटी का बताया, तो सर ये कैसे पता पड़ेगा हमें? क्या बताया बेटा? सर आपने कन्वर्जन डेंसिटी का बताया था, तो सर ये कैसे पता पड़ेगा हमें कौन से यूनिट में कन्वर्ट करना है? सर वो वहां पे वैसी यूनिट लिखी होगी, जो आंसर होगा ना वो वैसी यूनिट में लिखा होगा, क्योंकि आंसर जो आपके ऑप्शन होते हैं
जैसे मान लो यहाँ पर हमने केजी पर मीटर क्यूब में दिया, केजी यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन में जो भी ऑप्शन होंगे वहां पर मान लो अगर लिखा है केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको आपको समझ जाना है कि ये केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर आ रहा होगा, तो उसको उस ऑप्शन में आपको जाना है और फिर आपको उस वाले यूनिट में कन्वर्ट करना है उसको। तो यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए बेटा। सर पानी में आइस क्यों तैरती है सर? क्योंकि आइस की ये डेंसिटी सर आइस की डेंसिटी कम क्यों होती है उससे? क्योंकि उसकी जो मॉलिक्यूलर जो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेटा वेट करो, जितने उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर ट्रैपिंग ऑफ एयर की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है वाटर से। ट्रैपिंग ऑफ एयर भी एक रीजन है, लेकिन उसके मॉलिक्यूलर जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में उसके स्पेस होता है और एक साथ, और वाटर में स्पेस नहीं होता उसमें। क्या बेटा? सर आप बता सकते हैं डेंसिटी क्या होती है फिर से? कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? बेटा आई कैन नॉट टेल यू डेंसिटी क्या होती है। इट्स 5 सर सबलाइम क्या होता है? इफ एन बेटा इट्स 5 क्लास हैज बीन हैपेंड और 5 क्लासें आपकी गुजर चुकी हैं, आपको अभी नहीं पता डेंसिटी क्या होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग if there is any mistake, if there is सर any टाइमिंग क्या है टेस्ट की? बेटा this is not my part yaar, that is the Sir, timing is 10 to 12. that will be told to you, okay? कैन आस्क अ क्वेश्चन? आप अपना नंबर दे दो या मेरा नंबर ले लो। यार मैं नंबर भी दूं कि नहीं दूं वो भी तो दिक्कत है कि अब कोई नंबर का जबरदस्ती फर्जी काम करेगा तो मैं क्या करूंगा यार, कैसे दूं? सर व्हाट्सएप पे है सर जी सर, आप ग्रुप पे व्हाट्सएप मिल जाएगा सर। अपना सर नंबर शिखर जूनियर जो ग्रुप बना है उस पे आपका नंबर लिखो। लिख लो। सर आपने शुरू में कुछ हाइड्राइड वाला समझाया था, वो वाला समझ नहीं आया। रिकॉर्डिंग दे दूंगा बेटा। हाइड्राइड मतलब अगर हाइड्रोजन की जो चार्ज होता है वो माइनस में आ जाता सर ये है। नंबर के नीचे क्या लिखा? क्या बेटा? सर व्हाट इज योर नेम? राजकिरण शुक्ला। सर आप ऐसे करिए, जो भी आपसे कुछ चैटिंग करेगा शुरू पहले अपना रोल नंबर भेजिए। क्या? तो ऐसे खुशी में भी आपसे कुछ मांगा है या फिर आपसे व्हाट्सएप पे कुछ कहा है तो आप पहले उसका रोल नंबर मांग लीजिए। ठीक है बेटा, चलो फिर ठीक है। हाइड्राइड्स किसी ने पूछा था बेटा, हाइड्राइड्स में जब नेगेटिव में जब चार्ज चला जाता है हाइड्रोजन का और एक किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, लाइक सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, ज्यादातर बॉन्ड बनाएगा पहले और वही हाइड्राइड होते हैं बेटा। एल्युमिनियम अकेले बचता है जो एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, बाकी ज्यादा नहीं होते, एक आधी और बच सकते हैं बस। जितना भी बॉन्ड बनता है वो पहले कॉलम और दूसरे कॉलम, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में याद करने का तरीका आपको सीखना है, तो मैं कल बता दूंगा कैसे याद करना होता है उनको। एक बार आप YouTube पे चेक करना हाउ टू लर्न द पीरियडिक टेबल, उसमें बहुत सारे डिफरेंटली बहुत सारे तरीके हैं, हिंदी में बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं याद करने के लिए, तो उन तरीकों से आप याद कर लो। नहीं अगर सर पीएच वैल्यू 7 को एसिडिक बेसिक दोनों में इंक्लूड करना है। दैट इज न्यूट्रल। सर आप एक क्लास लेंगे? क्लास होगी केमिस्ट्री? सर आप एक क्लास लेंगे? ठीक है बेटा, मैं अब जाता हूँ, ठीक है, स्टॉप करता हूँ। सर बायो मैम आ गए। ओके।